हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीपीसीएस 1 चैनल लेकर आ रहा है आपके लिए क्विक रिवीजन सीरीज। इस सीरीज के बारे में हमें काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं। प्रेजेंटेशन से ज़्यादा हमारे कंटेंट के हमारे बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं। मैं अपनी जो कंटेंट वाली टीम है मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सभी की तरफ से कि उसने बहुत अच्छा, बहुत ही सराहनीय काम किया है। और अब हम चलते हैं इसके आगे। हमारे लगभग 160 हम पॉइंट कर चुके हैं इसमें, और सीधा हम बढ़ते हैं वहाँ पर और अपना जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। 181 हम थोड़ा सा आगे पहुंच गए। 174, 160। अगर मान लीजिए कोई एक आध पॉइंट छूट भी जाएगा ना, अगर मान लीजिए कोई छूट गया तो आप कमेंट में पॉइंट आउट कर दीजिएगा, मैं उसको दोबारा से करा दूंगा। कोई ऐसा नहीं है कि कोई पत्थर की लकीर है, अगर खिंच गई तो खिंच गई भाई, वो बदली भी जा सकती है। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट मिस हो जाए तो आप बता सकते हैं उसको। आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, उसको हम ज़रूर कराएंगे। तो चलिए हम चलते हैं 162वां जो नंबर है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल्स या वॉइस रॉय, मुख्य गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय और उनसे संबंधित घटनाएं। पहले तो देखिए हम एक छोटी सी चीज देख लेते हैं। सबसे पहले थे गवर्नर, गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर हुए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर हुए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर उससे बने वॉइस रॉय। तो आप जैसे देखें कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वॉरेन हेस्टिंग थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो विलियम बेंटिक थे, और जो वॉइस रॉय थे वो लॉर्ड क्या थे, कैनिंग, कैनिंग। ठीक है, तो इस तरह से ये बस मैंने थोड़ा सा बताया था। अब जो लॉर्ड इरविन है बेसिकली इनके टाइम में हमें कुछ चीज़ें देखनी है। देखिए यहाँ जो है ना, इस डॉक्यूमेंट में मुझे एक चीज़ और अपडेट करनी चाहिए थी, वो ये है कि यूपीपीसीएस जो है ना अब इस तरह से नहीं पूछ रहा है कि सिर्फ वो सिविल डिसओबीडियंस पूछे। अगर हमें इसे और बेहतर करना है तो बेसिकली वो डेट भी पूछ रहा है। तो लॉर्ड इरविन अभी हम जो ना वो वाली चीज़ भी मैं इसको आगे अगला अगले उसमें जो आएगा ये मैं इसको वहां पर डेट के साथ कराऊंगा। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि एक गवर्नर जनरल और उसके टाइम में जो कुछ मुख्य चीज़ें हुई हैं। तो लॉर्ड इरविन के टाइम में क्या हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि पहला सिविल डिसोबीडियंस जो मूव द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो कब हुआ आपका, लॉर्ड इरविन के टाइम में। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और गांधी इरविन पैक्ट। अब जो ना यहाँ बस मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ना वो 3 हुई है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। इसको आप इस तरह से याद कीजिएगा, NSN। बेसिकली इतना ही डेप्थ में जाकर यूपीपीसीएस पूछ रहा है। तो 1930, 1931, 1932। एन मीन्स नवंबर, एस मीन्स सितंबर, एन मीन्स नवंबर। तो ये इसमें स्टार्ट होता है नवंबर में, ये सितंबर में, और ये इसमें। क्योंकि कई बार जो ना वो डेट से भी पूछता है सीधा। फॉर एग्जांपल यहाँ दिसंबर 1931 दे देगा और आप सोचेंगे भाई 31 ही तो पढ़ा था, आप बिल्कुल खुशी खुशी उसको टिक कर कर आएंगे और फिर पता लगेगा कि गलत हो गया। या फिर मान लीजिए यही आपको 1931 में ही 3 ऑप्शन दे दिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 ऑप्शन। बस आप समझेंगे कि भाई 31 तो मैंने पढ़ा ही था, लेकिन ये इसने ये क्या पूछ लिया। तो इस चीज के लिए भी हम थोड़ा सा तैयार कर रहे हैं। तो आप ये मंथ वाइज NSN 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ना, इसमें INC ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर हम देखें INC ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, इसमें पार्टिसिपेट किया। और ये जो पार्टिसिपेशन हुआ ना, इससे पहले क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट हुआ। ये जो है गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट में ये कहा गया, कुछ कांग्रेस की डिमांड को माना गया और फिर साथ ही साथ ये सहमति ली गई कांग्रेस की साइड से कि भैया आप जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। उस टाइम थी ये वाली कॉन्फ्रेंस, उसके बाद हुई। तो गांधी जी यहां पर गए और इसके साथ एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कौन लेडी थी जो उनके साथ गई थी। तो सरोजनी नायडू जो थी वो गई थी वहां पर, और इसके साथ में ये 1931। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर एक चीज थी जिसका नाम था आपका कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड के बारे में सुनते ही गांधी जी ने यहां से अपनी असहमति दिखाई और वो इसको एक फेल्ड जो कॉन्फ्रेंस है वो मानते हुए वो वहां से वापस आ गए। फिर एक जो लास्ट थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये आपके पहले, दूसरे, तीसरे तीनों में गए थे। जो मुस्लिम लीग है वो आपके इसमें और इसमें गई थी। अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा जो जो इंक्लूसिव राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो थी जो 1931 वाली थी, यानी कि सेकंड वाली जो थी वो थी।
और बेसिकली अब ज़्यादा डिटेल में नहीं, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो इनके टाइम में, लॉर्ड इरविन के टाइम में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी इरविन पैक्ट, लॉर्ड वेलिंगटन जो है, वेलिंगटन, इनके टाइम में कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट। कम्युनल अवार्ड क्या है, बेसिकली आप बच्चों को, जो कुछ नए बच्चे होंगे, बेसिकली क्या था कि जो ब्रिटिश की एक राजनीति, फूट डालो और राज करो, तो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी में ही क्या था कि वो जो आपकी डिप्रेस्ड क्लास थी, जो डिप्रेस्ड क्लास को वो चाह रहे थे कि उसे एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, जिससे कि एक जो हिंदू ग्रुप है, मेजर ग्रुप, उसमें डिवीजन क्रिएट किया जा सके। तो इसके खिलाफ जो है गांधी जी बैठ गए फास्ट पे, यरबड़ा जेल में फास्ट पे बैठ गए कि भैया जब तक या तो इसको मांग को या फिर मैं मरूंगा फास्ट से। तो फिर गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ और समझौते का नाम है पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट में कुछ सीटों को बढ़ाया गया कि भाई आपको, आप कम्युनल पैक्ट नहीं, हम आपको रिजर्वेशन की बात करते हैं। इसीलिए आप जैसे बहुत सारी बार सुनते होंगे कि रिजर्वेशन जो है ना, वो उसका जो ओरिजिन है वो है आपका पूना पैक्ट से। तो इस तरह से आप चीजों को जोड़कर देख सकते हैं। उसके आगे है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो जो है, इनके टाइम में क्या होता है, लॉर्ड लिनलिथगो पहला आम चुनाव, फर्स्ट जनरल इलेक्शन होते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, पहले तो आम चुनावों के बारे में आप जानते हैं। आम चुनावों के बाद जो सरकार बनी और उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का स्टार्ट होना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस को एक पार्टी बना देना ब्रिटेन के द्वारा, बिना कांग्रेस से पूछे हुए इंडिया को पार्टी बना दिया गया। इंडिया को लगा कि भाई जब हमसे पूछा ही नहीं गया है, हमें कहीं कुछ समझा ही नहीं गया है, तो हम ऐसी सरकार में रहकर हमारी कोई भी, तो नैतिकता के तौर पर या गुस्से के तौर पर उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया। और इसी चीज को, जिस दिन रिजाइन किया, इसी चीज को जो मोहम्मद अली जिन्ना है मुस्लिम लीग वाले, उन्होंने कहा डे ऑफ डिलीवरेंस, इस चीज को टर्म दिया गया। और इसके बाद है आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह में जो पूछा जाता है, गांधी जी ने कहा कि भाई देखिए, हम जो है वो इस टाइम में बड़ा प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हमें व्यक्तिगत तौर पर, हम इंडिविजुअल तौर पर अपना गुस्सा जरूर दिखाएंगे। तो उनके कहने पर इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ। पहले जो सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे जी, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे थे, ये पूछा गया है क्वेश्चन, आगे भी पूछा जा सकता है, ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त ये पूछे गए, ये कई बार पूछा गया है, चाहे यूबीपीसीएस में चाहे बीपीएससी में। तो हम इससे अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, और यानी कि इसको बोलो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन को एक चीज और कही जाती है, जो पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मूवमेंट है जो लीडरलेस मूवमेंट है। लीडरलेस मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट को ही बोलते हैं, क्योंकि 8 अगस्त को ऐलान किया गया और फौरन इनको पकड़ लिया गया, लेकिन आला जो आंदोलन है वो चला। तो लीडर के बिना भी आंदोलन चला, तो इसीलिए इसको कहा भी जाता है लीडरलेस मूवमेंट। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था और उसने इसी चीज को सही माना है। कुछ बच्चों में इसके लिए भी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन फिलहाल वो ये मानकर चले, अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है लीडरलेस मूवमेंट, तो वो कौन सा है, वो है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद है लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल के टाइम में एक आता है सीआर फॉर्मूला, सी राजगोपालाचारी, सी आर फॉर्मूला, और उसके बाद शिमला सम्मेलन और कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसमें कितने मेंबर थे, इसको हेड कौन थे, ये कब आया था। तो बेसिकली इसके बारे में भी आप अच्छे से देखेंगे। मेरे ख्याल से 23 मार्च और 1946 को ये इंडिया में आए थे। आपका जो कैबिनेट मिशन है, ये 3 मेंबर थे, और ये बेसिकली ये देखने आए थे कि किस तरह से पावर को ट्रांसफर किया जा सकता है, किस तरह से जो वहां गवर्नमेंट है वो बनाई जा सकती है। तो उस बारे में बात करने के लिए आए थे। कैबिनेट मिशन थे। तो 3 मेंबर का आप नाम बताएंगे। मुझे तो पता है, आपको भी पता होगा, और आपका पता मुझे तब पता लगेगा जब आप कमेंट करेंगे, ठीक है। देखिए कमेंट कर दिया करो, थोड़ा सा इंटरेक्टिव लगता है कि हाँ आप बच्चे देख रहे हैं। मानता हूँ कि आपका बहुत कीमती टाइम है, वाकई में मानना क्या सच्चाई है भाई, कीमती टाइम है, और ये वाला तो बहुत ही कीमती है, लेकिन कुछ सेकंड हमारे लिए भी। फिर है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन वो है जिन्होंने पार्टीशन किया, यानी कि भारत का विभाजन,
और स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अब क्या है ना, जो लॉर्ड माउंटबेटन है वो आए ही इस इरादे के साथ थे कि भैया जाकर जो है ना अब इंडिया में रहना जो है ना अब ब्रिटेन के बस की है नहीं। तो अब ये था कि वहां कभी भी सिविल वॉर स्टार्ट हो सकता है, तो जो ब्रिटिश है वो जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहते थे। तो यहां से जो एक डेट दी गई थी कि उसको जून, मतलब उसको 1948 तक हम आज़ादी दे देंगे इंडिया को। लेकिन हालात ऐसे बने कि 15 अगस्त 1947 को ही आपका देश आजाद हो गया। अब इसमें क्या है, इसके साथ साथ एक चीज है, इसको बोलते हैं माउंटबेटन प्लान को 3 जून प्लान भी कहा जाता है। 3 जून प्लान, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 जून प्लान क्या है, किससे रिलेटेड है। इसके बाद जो कुछ और इंपॉर्टेंट है आपके गवर्नर जनरल, वो है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि पहले थे गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये बने थे पहले आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो थे वो थे विलियम बेंटिक। और इन्हीं के टाइम में आया चार्टर एक्ट और इन्होंने सती को भी अबॉलिश किया। ये तो देखिए आपने पढ़ लिया सती को। एक चीज और थी, अब मुझे नहीं पता उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन आप समझ जाएंगे, ठगी। जो ठगी थे ना, ठग्स थे, उसको भी खत्म करने की जो जिम्मेदारी ली थी विलियम बेंटिक। और विलियम बेंटिक के ही एक कैप्टन थे जिनका नाम था कैप्टन स्लीमैन। मैं बोलना चाह रहा था कैप्टन रसेल। कैप्टन रसेल, हम भारत को मतलब 3 गुना लगान वाली जो कहानी है वो नहीं, कैप्टन रसेल नहीं, कैप्टन स्लीमैन। ये थे जिन्होंने मिलकर विलियम बेंटिक के अंडर कैप्टन स्लीमैन, और इन्होंने एक डिपार्टमेंट भी बनाया था सप्रेशन करने के लिए ठगी का। अब इसके साथ साथ अब आते हैं आगे हम चार्ल्स मेटकाफ पे। चार्ल्स मेटकाफ को बोलते हैं लिबरेटर ऑफ प्रेस, यानी कि प्रेस के मुक्तिदाता। प्रेस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी, तो इन्होंने वो जो एक एक्ट था 1800, वो भी पूछ लिया जाता है कई बार, 1823 में वो आया था जो ऑर्डर था, उसको इन्होंने नल एंड वॉइड किया था। उसकी वजह से इनको कहा जाता है लिबरेटर ऑफ प्रेस। ऑकलैंड जो है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1839 में 1842 तक ये हुआ। और लॉर्ड एलनबोरो एनेक्सेशन ऑफ सिंध, यानी कि सिंध का विलय। और एलनबोरो के बारे में एक चीज और है जो कही के जाती है, जो सच्चाई है वो है स्लेवरी। स्लेवरी को खत्म किया। स्लेवरी अबोलिशन एक्ट जो है, अबोलिशन एक्ट कब आया ना, 1843। तो ये जो स्लेवरी भी खत्म की है वो किसने की है, लॉर्ड एलनबोरो ने। स्लेवरी और सिंध का विलय मतलब एनेक्सेशन ऑफ सिंध, और आपका स्लेवरी का खत्म, ये किसने किया, एलनबोरो ने। स्लेवरी को खत्म करने की कोशिश तो और भी लोग कर रहे थे, जैसे कि कैप्टन स्लीमैन ने भी की थी अंडर लॉर्ड विलियम बेंटिक, लेकिन कानूनी तौर पर जो एक्ट आया था वो आया था लॉर्ड एलनबोरो के टाइम में। अब है हार्डिंग के टाइम में हुआ फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, 1845 से लेकर 1846 तक ये चला। और उसके बाद आते हैं डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, फादर ऑफ रेलवे एंड टेलीग्राफ, बहुत कम यहां पर दिया हुआ है। डलहौजी के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। अगर एक तरह से देखा जाए, जो मॉडर्न इंडिया है ना, उसको जो रचयिता है मॉडर्न इंडिया के योगदान जो है ना बहुत ज्यादा रहा है आपका डलहौजी का, एक चीज। दूसरा जो है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, वो पूछा जाता है ये, अब इसको क्या बोलते हैं, व्यापगत का सिद्धांत, मेरे ख्याल से ये नहीं, हड़प की नीति भी कहा जाता है। माफी चाहता हूं, मुझे नहीं पता है, मैं कोशिश करता हूं कि चीजों को देख लूं, लेकिन ये वर्ड मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये सही नहीं है। अगर सही होगा तो आप प्लीज मुझे बताएंगे। मुझे जहां तक याद आ रहा है हड़प की नीति भी उसको कहा जाता है। अब इसमें जो है ना कुछ स्टेट हैं जिनको इसने एनेक्स किया था। बेसिकली ऐसे स्टेट थे जो जिनका अपना जो जन्म दिया हुआ इन मतलब उत्तराधिकार होता ना, उत्तराधिकारी जो होता है वो नहीं था। तो अगर आपने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है तो हम उसे आपका उत्तराधिकार नहीं मानेंगे, और ऐसे अगर कोई सिचुएशन बनती है तो हम उस स्टेट को एनेक्स कर लेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले जो किया था 1848 में, वो था सतारा।
सतारा के बाद में जैतपुर, फिर संबलपुर, फिर बगैत, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी, और सबसे लास्ट में किया था अवध को। लेकिन अवध को जो है ना कुछ कंफ्यूजन है, अवध को कुछ लोग तो बोल देते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के ही बारे में, कुछ लोग बोलते हैं मिस गवर्नेंस के लिए उसको एनेक्स किया गया था। किसके लिए? मिस गवर्नेंस के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर हुआ था अवध, तो नहीं, वो हुआ था किसके तहत? आपका किसके तहत? मिस गवर्नेंस रूल के तहत। ठीक है, अब क्या है ना, पहले तो ये कह दिया कि भैया देखिए हम अवध के साथ हुआ क्या, अवध को 1799 में हिंदुस्तान का 1899 नहीं, 1800 या 1801, ये आप डेट देखेंगे। इतना ज़्यादा डेट अब हो जाती है ना कई बार कंफ्यूजन, और मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि मैं बीच बीच में आपसे ये कंफ्यूजन वाली चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अब दिमाग में आ जाती है, बोल देता हूँ तो फिर ये। तो क्या हुआ, एक चीज़ थी सब्सिडरी अलायंस। तो सब्सिडरी अलायंस में सबसे पहले क्या लिया था? हैदराबाद, मैसूर, अवध एंड पेशवा। तो अवध को जो यहाँ लिया गया मेरे ख्याल से, हाँ ये है 1801 में अवध को पहले सब्सिडरी अलायंस के तहत लिया गया, और फिर 1856 में आपको बिल्कुल उन्होंने एनेक्स ही कर लिया, कि अपना ही हिस्सा बना लिया। तो ये है अवध जो है सब्सिडरी अलायंस का भी पार्ट था, और अवध डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का भी पार्ट है। और यहाँ पर रेलवे और टेलीग्राफ का ये जनक भी थे। और रेलवे सबसे पहले मुंबई टू थाने ये था, ये आप देख लिया होगा आपने। अब चलते हैं आगे, बुक्स रिलेटेड टू मॉडर्न इंडिया एंड देयर ऑथर्स। ये बुक वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। एनी बेसेंट के द्वारा जो बुक या फिर आपका जो न्यूज़पेपर है वो है यहाँ पर एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। मुझे जो कंफ्यूजन होती है आज तक, जो मुझे कंफ्यूजन है, न्यू इंडिया एंड यंग इंडिया। यंग इंडिया जो है वो गांधी जी के द्वारा, और न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट के बारे में एक और फैक्ट है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट है वो है आपकी एनी बेसेंट, और ये कब थी? 1917, और कहाँ थी? कोलकाता में। भैया देखो क्या है ना, जो कैलकाटा, क्या कोलकाता उस टाइम तो कैलकाटा था, कोलकाता जो है देखिए औरत क्यों बनी हुआ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो फॉरवर्ड था ना, जो उस टाइम में जो रीजन था वो था आपका कैलकाटा। बहुत ही लिटरेट मतलब बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास थी वहां पर। और अगर आप देखें आपका जो इंडिया के जो मतलब आजादी का जो बीज बोए गए हैं ना, असल में वो इंटेलेक्चुअल ही, कहीं भी आप देखेंगे ना इंटेलेक्चुअल ही एक अवेयरनेस क्रिएट कराते हैं, फिर वो एक आइडिया क्रिएट कराते हैं और उस आइडिया को मासेस तक प्रोपगेट करते हैं, और जो मासेस होते हैं ना वो फिर आपके फ्रंट पर जाकर लड़ते हैं। तो जो आइडियाज है ना, जैसे आप देखेंगे हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा मतलब वहां हुए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्ट बंगाल में हुए, दूसरे भी एरियाज हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल गढ़ था। ठीक है, इसी गढ़ की वजह से, इसी गढ़ को खत्म करने के लिए 1911 में कैपिटल जो थी, जो राजधानी थी, वहां से शिफ्ट की थी दिल्ली 1911 में। या फिर ये भी कहिए आपका जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का, उसके बाद जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ, जो पार्टीशन है बंगाल का, वो भी इसीलिए हुआ था कि फूट वाली राजनीति की जा सके, क्योंकि ये गढ़ है। एनी बेसेंट मोहम्मद अली के द्वारा, आपका मोहम्मद अली यहाँ मोहम्मद अली नहीं है, जिन्ना है ना, मोहम्मद अली जिन्ना पूरा होना चाहिए। मोहम्मद अली अगर आप देखेंगे तो हो सकता है आप जो अली ब्रदर्स हैं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, उनसे आप सोच ले, तो वो नहीं है जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लीडर थे, वो वाले नहीं, ये है मोहम्मद अली जिन्ना। और इनका दो न्यूज़पेपर थे, एक तो कॉमरेड और एक हमदर्द। कॉमरेड वाला जो है 68 बीपीएससी में पूछा गया था। यूपीपीसीएस में भी कई बार मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन है, कॉमरेड और हमदर्द। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जो किताब है उनका नाम है सोम प्रकाश। और जो मोतीलाल नेहरू की किताब है उसका नाम है, मतलब जो न्यूज़पेपर है, इंडिपेंडेंस। और राजा राम मोहन राय के द्वारा बहुत सारी है,
आपका संवाद कौमुदी है, फिर प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस है, अ गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म है, तोहफतुल मुहाविदीन। तो हमें सारी सारी यहाँ पर नहीं देखनी, जो हमारे सामने अभी हम उनको देख रहे हैं। संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी किसकी है? राजा राम मोहन रॉय। और तारकनाथ दास की जो है फ्री हिंदुस्तान, और सचिंद्र सान्याल की क्रांतिकारी, शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका जो है घोष ब्रदर्स की है। तो एक शिशिर कुमार घोष थे, फिर दूसरे इनके एक ब्रदर थे, घोष ब्रदर्स के नाम से इसको कहा जाता है। और अमृत बाजार पत्रिका एक वो किताब है जब प्रेस पर यह लिमिटेशन लगाई गई थी कि जो वर्नाकुलर, मतलब वर्नाकुलर जो लैंग्वेज है, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज है, उस पर लिमिटेशन लगाई थी, तो इसने सडनली अपनी लैंग्वेज को चेंज कर लिया था। तो ये है आपका अमृत बाजार पत्रिका। और दयानंद सरस्वती की जो किताब है इसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। और ज्योतिबा फुले जो है, जो आपके महाराष्ट्र वाले रीजन से, उनकी एक किताब थी गुलामगिरी। और ये जो है आपके चित्तरंजन दास, इंडिया इज फॉर इंडियंस। सी आर दास जो है, सी आर दास के बारे में एक दो चीजें। सी आर दास वो हैं जिन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी, स्वराज पार्टी। और ये कौन से 1923 में 23 में मोतीलाल नेहरू के साथ ये प्रेसिडेंट, वो सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट आपके स्वराज पार्टी। और साथ ही साथ सी आर दास जो है ना, इनको एक टर्म भी कहा जाता है, आप देखेंगे, आप मुझे बताएंगे, सी आर दास को देश बंधु कहा जाता है या दीन बंधु कहा जाता है? सी आर दास को देश बंधु कहा जाता है या दीन बंधु कहा जाता है? अगर इन्हें देश बंधु कहा जाता है तो दीन बंधु किसे कहा जाता है? ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। सी आर दास। और एक चीज इनके बारे में क्या है, ये जो थे ना, ये पॉलिटिकल गुरु थे किसके? सुभाष चंद्र बोस के। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है। सुभाष चंद्र बोस के जो पॉलिटिकल गुरु थे वो कौन थे? सी आर दास। अब सुभाष चंद्र बोस, ये इनकी किताब है द इंडियन स्ट्रगल। इनके सुभाष चंद्र बोस के जो पॉलिटिकल गुरु थे वो कौन थे? सी आर दास। चलिए, आज मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्पीड कम है, मतलब स्पीड ज़्यादा है, कंटेंट हम कम कवर कर रहे हैं, लेकिन भाई देखिए अल्टीमेटली तो आप ही के फायदे के लिए कर रहा हो। बाकी क्या है ना, अगर यही चीज़ है कि सिर्फ भाई पढ़ना ही है, मेरे पढ़ने का क्या इंतजार करो, फिर पढ़ तो आप भी सकते हो। ये जो चीज़ है, थोड़ा बहुत जो बातचीत होती है ना, और साथ में जो कुछ कहानियां सुनाई जाती है, ये वो चीज़ है जो आपको हेल्प करेगी याद रखने में। अब हम देखते हैं जो डिग्री चैनल है उसके बारे में। कई सारी डिग्री हैं, कई सारे चैनल पासेस हैं, नाम है कुछ, और ये बार बार यूपी पीसीएस बीपीएससी या फिर यूपीएससी में भी कई बार पूछा गया है। अब हम देखते हैं। अब जो है ना, हमने इसको बेसिकली इस तरह से डिवाइड किया। बहुत सारे छोटे छोटे थे, फिर यहाँ पे नीचे ये तो श्रीलंका हो गया, यहाँ हमने मालदीव्स ले लिया, ये इधर आपका सुमात्रा हो गया। अब ऐसे मत कहने देना, देखिए सर सुमात्रा तो बिल्कुल इसकी लाइन में आ रहा है, लाइन में आने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा जो है ना, मतलब स्केल से नहीं बनाया है, बस ऐसे ही बनाया है। यहाँ पर आपका इधर क्या है? इधर है आपका म्यांमार, और म्यांमार का यहाँ पर है कोको आइलैंड, कोको आइलैंड, ठीक। ये है अंडमान निकोबार, ये है लक्षद्वीप, ये श्रीलंका, ये मालदीव्स। अब सीधी सी बात देखिए, अब मैं बताता हूँ आपको, आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा। अब क्या है, जो 6 डिग्री यहाँ से एक लाइन निकलती है, 6 डिग्री लाइन, 6 डिग्री लाइन जो है वो निकोबार, आपका 6 डिग्री चैनल जो है सेपरेट निकोबार एंड सुमात्रा इंडोनेशिया। निकोबार और सुमात्रा जो है वहां से कौन सी लाइन निकलती है? 6 डिग्री लाइन। अब 6 डिग्री लाइन ये हो गया, और जो 8 डिग्री है वो आपके लक्षद्वीप और जो मालदीव्स है इसको डिवाइड करती है, आपकी 8 डिग्री जो लाइन है। अब थोड़ा जो ना डायग्राम बनाने में ये है, लेकिन आप भावनाओं को समझिए। 8 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मालदीव्स को अलग करती है। 9 डिग्री चैनल जो है वो इसी के अंदर जो है उसको डिवाइड करती है, नीचे मिनिकॉय और फिर रेस्ट ऑफ द जो आपके आइलैंड है उनको मिनिकॉय और रेस्ट ऑफ द आइलैंड को। और जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को निकोबार से अलग करती है, ये अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। और इसके साथ जो है एक जैसे यहां बताया 9 डिग्री, एक इसी तरह से 11 डिग्री है, ये अमीनी और कैननौर जो है
अमीनी और कैननौर जो है आपके आइलैंड लक्षद्वीप के, उनको डिवाइड करती है। और साथ में एक है यहाँ पे डंकन पैसेज, ये जो अंडमान है ना, नॉर्थ अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, फिर साउथ अंडमान, इस तरह से जो है ये डिवाइड करता है सेपरेट। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को डिवाइड करती है कौन सी, आपका डंकन पैसेज, डंकन चैनल भी बोलते हैं, डंकन पैसेज भी बोलते हैं। वो सेपरेट करता है आपको अंडमान को, साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से, साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से। और सबसे लास्ट में जो है कोको चैनल, कोको चैनल सेपरेट करती है अंडमान एंड कोको आइलैंड। अंडमान ये होगा, ये है कोको आइलैंड, ये हो गई। आप यहां से मतलब आप थोड़ा सा समझिए, मैप बिल्कुल ऐसे नहीं, ये है आपकी कोको चैनल। कोको चैनल किस किस को सेपरेट करती है, अंडमान को और कोको आइलैंड। कोको आइलैंड किसका पार्ट है, म्यांमार का पार्ट है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, 6 डिग्री चैनल जो है वो करती है आपकी निकोबार और आपका सुमात्रा। सुमात्रा किसका पार्ट है, इंडोनेशिया का। 8 डिग्री चैनल जो है वो करती है सेपरेट लक्षद्वीप को फ्रॉम मालदीव्स। 8 डिग्री चैनल करती है लक्षद्वीप एंड मालदीव्स को। 9 डिग्री चैनल जो है वो करती है मिनिकॉय एंड रेस्ट ऑफ दी लक्षद्वीप आइलैंड। इसी तरह से 11 डिग्री जो है वो आपके करती है, सेपरेट करती है आपका अमीनी एंड कैननौर जो आइलैंड है अंडमान के, सॉरी लक्षद्वीप के, उनको। और जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री सेपरेट साउथ अंडमान, 10 डिग्री चैनल, सॉरी 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार। और डंकन पर चैनल जो है वो करता है आपका साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। एंड कोको चैनल करता है अंडमान एंड कोको आइलैंड। कोको आइलैंड इज ए पार्ट ऑफ म्यांमार। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। मेजर हिल्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब देखिए भैया, इसको भी थोड़ा सा, अब जब डायग्राम बनाना ही है तो बना देते हैं। अब क्या है, एक जो है ना इसमें थोड़ा सा एक चीज मिसिंग है, इधर की भी देख लेते हैं, कुछ इधर की देख लेते हैं। कुछ आंध्रा की है, कुछ ये तमिलनाडु की है, कुछ आंध्रा की है। एक चीज है, एक चीज याद रखिए, कैन कैन है ना, तो इसको उल्टा लिखिए CAN, कार्डेमम, अन्नामलाई, नीलगिरी हिल। ये क्या हो गई, इस साइड हो गई। अब इस साइड अगर हम तमिलनाडु में देखें तो यहां पर जो है ना, इसको इस तरह से देखिए, कैन शी गो टू जापान, गो टू JAPAN। अब यहां जो है आपका शी मीन्स शेवरॉय और जे मीन्स जावड़ी। कैन शी गो टू जापान, जे जापान। तो ये हो गया शेवरॉय, ये हो गया आपका जावड़ी। ये किस में है, आपके तमिलनाडु में। और उससे ऊपर चलेंगे आप, एक है पालकोंडा, वेलिकोंडा, नल्लामलाई। नल्लामलाई सबसे ऊपर है, और फिर आपके वेलिकोंडा, पालकोंडा एंड नागरी हिल्स। देखिए वहां जो है ना बहुत सारी हिल है, लेकिन हर हिल को आप याद रख नहीं सकते। एक टर्म है, ट्रिक है, कैन शी गो टू जापान। इसको आप देख लेंगे और इससे आपकी चीजें कुछ आसान हो जाएंगी। एग्जामिनेशन में थोड़ी सी ही हेल्प चाहिए होती है, जिससे आप चीज कर सकते हैं। सिरुमलाई जो है सबसे नीचे है, और सिरुमलाई जो है वो वाला पॉइंट है एग्जैक्टली जहां आपका ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आकर एग्जैक्टली मिलते हैं, वो पॉइंट है आपका सिरुमलाई हिल। मेजर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मेजर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए जो दस्त है ना, दस्त का मतलब ही उर्दू अरेबिक या पर्शियन के उसमें होता है आपका डेजर्ट ही। दस्त लूत, दस्त कबीर ईस्टर्न, एक है ईस्टर्न ईरान में, दस्त कबीर है आपका सदर्न ईरान में। नामिब जो है वो नामीबिया और कहाँ, अफ्रीका में। ग्रेट सैंडी एक है सिम्पसन और गिब्सन, ये है ऑस्ट्रेलिया में। एटाकामा जो है वो नदर्न चिली में है। मोहेव जो है, मोहेव ये जो है ना, जे से मुझे एक चीज याद आई, वहां जो है ना अमेरिका में क्या है, अमेरिका में होता है जे साइलेंट, जे साइलेंट। अब जब भाई हम भी अमेरिका में थे तो हमें जो है ना इस पे बड़ी दिक्कत होती थी। एक हमारे थे, इसको नहीं, जे को एच बोलते हैं, एच, इसको एच बोलते हैं स्पेनिश की वजह से, स्पेनिश का वहाँ बड़ा असर है। तो एक हमारे टीम में मेंबर थे जोसे मेडिना, JOSE। अब मैं जब स्टार्टिंग में गया वहाँ कहते थे होजे मेडिना, होजे मेडिना से मिले आप। अब मैं बड़ा कंफ्यूज कि भाई ये क्या चीज़ है। तो कहानी कुछ भी नहीं थी बताने की, बस बताना ये था कि जे को, ये इसको पढ़ते हैं मोहेव। जैसे यहाँ देखिए ये लिखा है मोहावे, मुजावे नहीं मोहावे। ये है आपका कैलिफोर्निया USA में। और थोड़ा सा ये भी बताना था कि भाई हम पहले जॉब वहाँ करते थे। और फिर है टकला मकान, टकला मकान कहाँ है, जिनजियांग चाइना में। और सोनोरन जो है, सोनोरन भी कहाँ है आपका USA में। और USA की किसकी जगह में, एरिजोना एंड कैलिफोर्निया में।
ठीक, अब इससे आगे चलते हैं। दस्ते लूर, दस्ते कबीर। ऐसा नहीं पूछेगा आपसे ईस्टर्न ईरान और सदर्न ईरान पूछ ले, अगर पूछ ले तो बहुत अच्छी चीज है, आपको ये भी याद होना चाहिए। नामिब वाला बहुत इजी है आपको, ग्रेट सैंडी, सिम्पसन एंड गिब्सन, ये आपका ऑस्ट्रेलिया। एटाकामा आपका नदर्न चिली। मोहेव जो है आपका कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया कहाँ है? यूएसए में। टकलामकान कहाँ है? जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। एंड आपका जो सोनोरन है एरिजोना एंड कैलिफोर्निया। इसके आगे चलते हैं। मेजर सिटीज लोकेटेड अराउंड द रिवर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हम देखते हैं जो मेजर सिटी है और किस नदी पे है। न्यूयॉर्क जो शहर है वो किस नदी पर है? हडसन रिवर पर है। लाहौर जो है वो रावी पर है। काहिरा या कायरो जो है वो किस पर है? नील नदी पर है। खार्तूम जो है सूडान का है, ये भी पूछा जा सकता है। और खार्तूम वो जगह है जहां श्वेत नील एंड ब्लू नील के दोनों आकर मिलती हैं। व्हाइट नील एंड ब्लू नील जो है ना वो आके मिलती हैं कहाँ पर? खार्तूम। और खार्तूम से मिलकर ये फिर आगे चलती है, फिर उसको बोला जाता है नील। अब जो ना एक छोटी सी चीज हम देख लेते हैं, जो व्हाइट नाइल है ये इसका ओरिजिन और इसका ओरिजिन। ब्लू नाइल का जो ओरिजिन है, ब्लू का है आपका लेक टाना, और इसका है लेक विक्टोरिया। ये जो है आपका लेक टाना जो है ये कहाँ हो गई? आपका इथियोपिया। और ये जो है ये है आपकी तंजानिया। लेक तो है तंजानिया में, लेकिन एक चीज और पूछी जाती है इसके बारे में। 3 देश हैं जिसने इसे कवर किया हुआ है, उसको एक टर्म से याद करते हैं, कुट। भैया हम तो बहुत कूट देंगे, बचपन में होते थे, कुछ भी गलती हुई अम्मी कूट देती थी। तो के से केनिया, यू से युगांडा, और टी से आपका तंजानिया। तो ये आपका है जो ये रिवर है बेसिकली आपका, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब चलते हैं पर्थ जो है वो स्वान रिवर पर है। हैम्बर्ग जो है ये एल्ब रिवर पर है। कीव ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि कीव में हो रही है जंग, और इसके ऊपर जो है ना अभी कुछ टाइम पहले ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। इस नदी का नाम है नीपर, लेकिन इंग्लिश में पढ़ोगे तो डी साइलेंट है, तो नीपर रिवर का नाम है। रोटरडम जो है राइन, ये रोटरडम में जो है ना एम्स्टर्डम, और ये सबसे जो बिजिएस्ट रूट है यूरोप का वो यहाँ पर बनाते हैं, इनलैंड रूट। और एक है क्यूबेक सिटी किस पर है? सेंट लॉरेंस पर है। और वर्सा जो है वर्सा आपका विस्तुला पर है। अब जो है सेंट लॉरेंस जो रिवर है, सेंट लॉरेंस रिवर, इसके बारे में हमने एक चीज पढ़ी थी, ये उसके ऊपर है नायग्रा फॉल। और जो आपका दुनिया का सबसे बिजिएस्ट इनलैंड रूट है वो भी किसके ऊपर है? सेंट लॉरेंस के ऊपर है, नॉर्थ अमेरिका में ये है आपका। ठीक, अब इसके आगे हम चलते हैं। ये हमने देख लिया कुछ मेजर प्रोडक्शन कंट्रीज हैं, ट्रायंगल है, बारमूडा ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट, कोरल ट्रायंगल। अब जो बारमूडा है इसके बारे में 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कहाँ पर है। ये है आपका अटलांटिक ओशन में। कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर। और जो मतलब एक्सपेंशन इतना ज्यादा की जरूरत है नहीं। बारमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक में है। अब आपको थोड़ा सा मैप देख लेंगे तो आप चीजें समझ ही जाएंगे कि कौन सी चीज कहां पर है, कैसे है। फिर एक है गोल्डन ट्रायंगल। अब देखिए गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट ये हैं नशे से जुड़े हुए। किससे जुड़े हुए? नशे से जुड़े हुए। जैसे ही आप नशे से जुड़े हैं गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट। अब क्या है ना, इंडिया की जो जैसे कहते हैं ना कि किसी की जो मजबूरी होती है या कोई फंसा हुआ होता है, अगर हम ये देखें इंडिया को, भाई देखिए मैप जो है ना हमारा बहुत अच्छा है नहीं। अब यार देखो, बस आप ये समझ जाइए, ये है जम्मू कश्मीर वाला रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, ये लद्दाख। अब यहाँ जो है ये है आपका गोल्डन क्रिसेंट, और यहाँ जो है आपका नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, इसके इधर हो गया आपका गोल्डन ट्रायंगल। और जो गोल्डन क्रिसेंट है, गोल्डन क्रिसेंट में क्या है? ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। ये क्या है? ओपियम प्रोड्यूसिंग एरिया, ये भी ओपियम प्रोड्यूसिंग है। और यहाँ है म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। म्यांमार, लाओस और थाईलैंड ये कहाँ है? गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट है जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है।
इन दोनों का जो है इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी पर है बहुत ज़्यादा असर। जब हम मेंस के लिए पढ़ेंगे उसमें GS3 पढ़ेंगे। GS3 की एक चीज़ होती है, एक कंपोनेंट है जिसका नाम है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी में ड्रग्स से रिलेटेड जब हम चीज़ें पढ़ेंगे तो यहाँ आएगा आपका गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रिसेंट। ठीक है, तो ड्रग्स के बारे में पढ़ें या फिर आपका मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पढ़ें तो उसमें ये चीज़ें आएंगी। और यहाँ पर एक चीज़ क्या मैं बताना चाह रहा था, लाओस। लाओस जो है, हिंदी में भी लाओस ही पढ़ेंगे। लाओस एक ऐसा अकेला देश है साउथ ईस्ट एशिया में जो कि लैंड लॉक्ड है, लैंड लॉक्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक, अब एक है कोरल ट्रायंगल। कोरल ट्रायंगल, कोरल रिच एरिया, ये कहाँ है आपका? ये फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, टिमोर लेस्ते। इसमें आप याद रख लीजिए। बस आपको अगर फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया भी याद रह जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोरल ट्रायंगल के बारे में, रूलर्स एंड देयर क्वींस, ये भी कभी कभी पूछा गया है। इसके बारे में मैं कुछ कहानी नहीं बता पाऊंगा। सीधा सा नाम है, सीधा सा आप पढ़िए, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए, चीज़ें याद हो जाएंगी। चंद्रगुप्ता की रानी जो थी वो थी कुमारा देवी, समुद्रगुप्ता की थी दत्ता देवी, चंद्रगुप्ता टू की थी कुबरनागा एंड कुमारगुप्ता वन की थी अनंता देवी एंड रुद्रसेन टू की थी प्रभावती गुप्ता। ये आप चीज़ें देखेंगे। और कोई स्टूडेंट है उनको मतलब जब मैं कहता हूँ कि एक बार टाइम देख लेता हूँ तो उन्हें वो बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू इतना माइन्यूटली ऑब्जर्व करने के लिए। मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप लोग अगर मेरी गलतियों को माइन्यूटली ऑब्जर्व करें और मुझे फिर बताएं कि सर आप ऐसे इम्प्रूव, मतलब आप गलती बताएंगे तो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। देखिए, जितना मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ उस कोशिश से ज़्यादा मैं ये करता हूँ कि मैं इसमें से क्या चीज़ सीख सकता हूँ या मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो आपका जो क्रिटिकल फीडबैक है ना, दैट विल डेफिनेटली हेल्प मी। और मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानूंगा। आपको जितना भी क्रिटिकल एंड लॉजिकल फीडबैक, मतलब जो क्रिटिसिज्म है आप कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, मैं उसको आगे इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप देखें तो इंसान जो है ना, इंसान गलतियों से ही बना हुआ है, गलतियों का पुतला है। और बेहतर इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीखे। तो वही है, कोशिश करूंगा कि ज़्यादा गलती ना करूं, लेकिन गलती अगर होती है तो आप प्लीज़ पॉइंट आउट कीजिए और मैं उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब है कुमार अमात्या, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑफ गुप्ता पीरियड। कुमार अमात्या सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, महादंड नायक। अब देखिए, इसे तो नाम से ही समझ जाएंगे आप, न्यायाधीश है। महासंधि संधि विगारिक विग्रहिक, ये जो है युद्ध एवं शांति संधि का अधिकारी, ये भी आप पहचान लेंगे। महाबलावधि महाबला अधिकृत, ये जो है सेनापति, ये महाबल अधिकृत जो है ये सेनापति। महाअक्ष पटलीक, ये आपके लेखा अकाउंटेंट्स के सर्वोच्च अधिकारी। प्रतिहार जो है राजमहल के अंदरूनी क्षेत्र का रक्षक। ये आप याद रखना, प्रतिहार, ये मतलब गैस करना बहुत मुश्किल है। इसी तरह से महाअक्ष पटलीक जो है ये भी गैस करना बड़ा मुश्किल है। तो ये चीज़ को कई बार देख लेंगे तो चीज़ें कुछ याद हो जाएंगी। महाप्रतिहार, संपूर्ण राजमहल का रक्षक। देखिए, प्रतिहार क्या है? जो अंदर का रक्षक है। और महाप्रतिहार क्या है? जो पूरे रॉयल जो पैलेस है उसका रक्षक है। ये हो गया आपका किंग्स एंड रिलेटेड इंस्क्रिप्शन। कुछ किंग है और उनसे संबंधित अभिलेख है। कुमारगुप्ता वन के साथ है मंदसौर अभिलेख। जो पथिक है उसके साथ है तक्षशिला। चंद्रगुप्ता टू के साथ उदयगिरी केव। और जो समुद्रगुप्ता का है वो है अरण इंस्क्रिप्शन। जो अभिलेख है वो इनका अरण किससे है? समुद्रगुप्ता से। आगे जो है ना एक जगह इंस्क्रिप्शंस की अभी क्वेश्चन आएगा, उसमें और डिटेल में चीज़ें कराऊंगा। यहाँ थोड़ा सा जल्दी वहाँ आपको बताऊंगा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी कि इस इंस्क्रिप्शन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ हम देखेंगे। अभी फिलहाल आपको नाम याद रखने की ज़रूरत है। किंग्स एंड देयर अदर नेम्स। चंद्रगुप्ता जो है उसको क्या बोलते हैं? सेंड्रोकोटस। चंद्रगुप्ता को क्या बोलते हैं? सेंड्रोकोटस। चंद्रगुप्ता मौर्य को बोलते हैं सेंड्रोकोटस। और जो बिंदुसारा है उसको अमित्र घाटा। एंड अशोका को पियादसी एंड
प्रियदर्शी, और चाणक्य को विष्णुगुप्ता या कौटिल्य। अब जो है ना, ये तो आपने नाम पढ़ ही लिए, साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये इंफॉर्मेशन आखिर मिली कहां से है। भाई अगर कोई ये कहते अमित्रघाता जो है बिंदुसार का ही नाम है, लेकिन ये प्रूफ कहां से हुआ है भाई? अशोका का नाम प्रियदर्शी है, ये प्रूफ कहां से हुआ है? प्रियदर्शी जैसे प्रियदर्शी मास की इंस्क्रिप्शन है, जो अभिलेख हमने ऐसे पढ़ा, ऐसे ही और भी अभिलेख है। यहाँ नाम याद रखिए, आगे जब आप देखेंगे एक जगह एक क्वेश्चन आएगा, एक पॉइंट आएगा जहां आपका ये चीज भी बताई गई है। तो ये जो ना सिस्टमेटिक है कि पहले थोड़ा बताइए, फिर और आगे का बताइए, फिर और आगे का बताइए। तो इस तरह से चीजों को हमारी कंटेंट वाली टीम ने अरेंज किया है। 8 लेजेंड्स ऑफ कृष्णदेवराया, कृष्णदेवराया के जो 8 लेजेंड्स थे उनको बोलते हैं अष्टदिग्गजाज, अष्टदिग्गजा। इसमें एक जो बड़ा ही फेमस नाम है वो है तेनाली रामा कृष्णा, तेनाली रामा कृष्णा। बाकी और भी अल्लासानी पेडन्ना, अल्लासानी पेडन्ना, नंदितिम्मन, भुट्टुमूर्ति, माद्यागिरी, मल्लन, मुदुपल्कु, अच्छल राजू रामचंद्र, पिंगली सुराना एंड धुर्जती और तेनाली रामा कृष्णा। एक दो बार आप पढ़ेंगे, जैसे कि नवरत्न अकबर के टाइम में, या फिर आप और भी जगह पढ़ेंगे, गुप्तास वाले पीरियड में भी पढ़ेंगे। इसी तरह से अष्टदिग्गजाज जो थे कृष्णदेवराया के टाइम में, और कृष्णदेवराया के टाइम में जो थे अष्टदिग्गजा, उनका आप पढ़ेंगे ये कौन कौन थे। डायनेस्टी दैट रूल द मोस्ट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। अब देखिए यही पॉइंट मैं बताने वाला था आपको कि कैसे हमने चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया। एक जगह बताया है कि मुगल जो आपकी दिल्ली सल्तनत थी उसमें कौन कौन सी डायनेस्टी है। अब यहाँ बताया गया है, वहाँ क्रोनोलॉजी बताई है कि सबसे पहले कौन आई है। अब यहाँ बताया गया है सबसे ज़्यादा टाइम किसका था। तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि एक क्रोनोलॉजी के लिए क्या है, सब खाओ टमाटर, सब लो मजे। सबसे पहले है स्लेव डायनेस्टी, सब के से खाओ से है, के से है खिलजी, टमाटर से टी लीजिए, आ जाएगा तुगलक, और फिर तो दूसरा से है सब लो मजे, एस से है आपका सैयद डायनेस्टी, एल से है लोधी डायनेस्टी। जब ये सारी चीजें हो गई तो उसके बाद आगे मजे में मुगल, तो सब खाओ टमाटर सब लो मजे, ये हो गई आपकी क्रोनोलॉजी। और जो सबसे बड़ा है वो है आपकी तुगलक डायनेस्टी, लॉन्गेस्ट टाइम के लिए स्लेव डायनेस्टी, लोधी, सैयद, और सबसे छोटी जो है खिलजी डायनेस्टी है। सबसे छोटी कौन सी है, खिलजी डायनेस्टी, और सबसे लंबी कौन सी है, आपकी तुगलक डायनेस्टी। अब इसमें एक चीज और आगे आएगी कि इनके फाउंडर कौन कौन थे, तो फाउंडर भी ये देखा जाएगा। और भैया जो एक का लास्ट होगा उसके बाद अगले का फाउंडर होगा, तो वो भी इस तरह से आप देखेंगे कि किस तरह से है। पोस्ट मौर्यन इंस्क्रिप्शन, मौर्योत्तर कालीन अभिलेख जो है, अयोध्या इंस्क्रिप्शन, बेसनागर, शिनकोट, नानाघाट, पंजतार, ये किस किस के टाइम में हुए हैं। अयोध्या अभिलेख जो है धनदेव, और बेसनगर अभिलेख जो है हेलियोडोरस, और जो शिनकोट अभिलेख है मिनांडर, नानाघाट अभिलेख जो है नैनिका, और पंजतर अभिलेख जो है वो कुषाण के टाइम में। और जो मिनांडर है इनसे रिलेटेड पिछली बार भी एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, मिलिंद पन्हो कि ये क्या है। ये डायलॉग था इनके बीच में और एक बुद्धिस्ट स्कॉलर के बीच में। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है जो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे वो कौन थे, और अल्टीमेटली ये हुआ कि मिनेंडर उनसे सेटिस्फाई हो गए थे एंड अल्टीमेटली ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। तो ये आपका जो मिनेंडर है वो शिनकोट इंस्क्रिप्शन, शिनकोट अभिलेख से जुड़े हुए हैं, और कुषाण जो है पंजतर इंस्क्रिप्शन से। ओके, अब हम चलते हैं आगे। कुछ इंपॉर्टेंट बैटल है। बैटल ऑफ घाघरा 1529। अब अगर 1529 में लड़ी गई है तो किसके टाइम में है, अकबर के टाइम में। बैटल ऑफ चौसा 1539 यानी कि 1530 में किसकी डेथ हुई थी, बाबर की। तो सॉरी मैंने बाबर बोला है, 1529 बाबर की डेथ हुई, तो उनके बेटे हुमायूं, और हुमायूं की लड़ाई हुई बैटल ऑफ चौसा किससे, शेर शाह सूरी से। और शेर शाह सूरी ने बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज दोनों में हुमायूं को हराया, और हुमायूं फिर भाग गए और यहाँ से पहुंचे ईरान, और फिर 15 साल के बाद दोबारा से लौटे, क्योंकि जब तक शेर शाह सूरी की डेथ हो चुकी थी और उनकी जो
कब्र है वो कहाँ है, सासाराम में है। और फिर ये तो बस एक अलग से कहानी है। तो बैटल ऑफ कन्नौज और उसके बाद में ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556, ये किस किस के बीच में हुई, अकबर और हेमू के बीच में। अकबर की साइड से जो उनके लीडर थे बैरम खान, वो लड़े थे। और अकबर जो था वो मतलब एक सिंबॉलिक तौर पर थे इस वाली लड़ाई में। बैटल ऑफ तल्लीकोटा 1565, ये थी आपका जो कृष्णा जो बैटल ऑफ तल्लीकोटा, ये अभी बताऊंगा। एंड बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। बैटल ऑफ तल्लीकोटा क्या है ना, जो कृष्णदेवराया है, कृष्णदेवराया वर्सेस जो सुल्तान थे गोलकोंडा बीजापुर, ये उनके तीनों की मिलकर कंबाइंड फोर्स थी। और इधर थे कृष्णदेवराया जो तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, इनके बीच में लड़ाई हुई। और अल्टीमेटली जो है ना कृष्णदेवराया की इसमें हार हुई और जो विजयनगर एम्पायर है वो खत्म हो गया। तो डाउनफॉल जो था, मतलब जो खत्म हुआ है विजयनगर एम्पायर, वो किससे हुआ है, बैटल ऑफ तल्लीकोटा से। तो इसके आगे हम चलते हैं। हल्दी घाटी हमने देख लिया। टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू लैंड इन द गुप्ता पीरियड। एक क्षेत्र है, वास्तु है। क्षेत्र जो है उसको बोलते हैं कृषि करने योग्य जो भूमि थी उसको क्षेत्र बोलते हैं। वास्तु, वास करने योग्य भूमि। चरागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि। सिल जो है, सिल ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको नहीं, आप गैस कर पाएंगे। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। अपृहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। तो सिल और अपृहत ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें, अगर आपको गुप्ता पीरियड की चीजें याद रखनी है। क्षेत्र से फिर भी आप सोच सकते हैं कि एक एरिया कुछ ऐसा कल्टिवेबल नॉन कल्ट, वहां थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन फिर भी गैस कर लेंगे। सिल नहीं गैस कर पाएंगे, ना ही अपृहत। तो सिल जो है ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, और अपृहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, ये है। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं। वैसे मैं बहुत बार ठीक बोलता हूं, अगर आप लोग कोई पॉइंट आउट कर सकते, इसको भी मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं इंप्रूव कर सकूं। द ऑर्डर ऑफ अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। सबसे पहले आए थे पोर्चुगीज, फिर आए थे डच, फिर आए इंग्लिश, फिर डेन्स, फिर फ्रांस। इसको इस तरह से एक टर्म है पैडिड, PADED, पैडेड फ्रॉक। पैडेड फ्रॉक लड़कियां पहनती हैं, और जो पहन के मतलब बड़ी ही खूबसूरत मतलब ड्रेस होती है ये। ऐसा नहीं है कि ड्रेस की वजह से कोई खूबसूरत लगता है, इंसान खूबसूरत होता है उसकी वजह से ड्रेस खूबसूरत लगती है। तो कपड़ों से नहीं है पहचान, पहचान से कपड़े हैं। तो क्या है, पैडेड फ्रॉक हो गया। पी से पोर्चुगीज, पुर्तगाली, और फिर आपके डी से डच, ई से इंग्लिश अंग्रेज, और डी से डेन्स। यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है। तो DU डच, डच पहले आए थे, डेन्स बाद में आए थे। अगर अल्फाबेटिकली देखें तो ए पहले है लेकिन आने में बाद में है, यहाँ U बाद में लेकिन आने में पहले है। तो डच पहला है, इंग्लिश। देखिए मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि इतनी कंफ्यूजन होती है वहां पर, और छोटी सी ही कंफ्यूजन आपके क्वेश्चन को गलत करा देगी। जिस एक क्वेश्चन की वजह से आप मेंस लिख सकते थे, उस एक क्वेश्चन की वजह से आपको पछतावा होगा, और अगली साल फिर आप फिर पीटी देंगे। अगली साल आएंगी 350 पोस्ट, इस बार जैसे 1000 के करीब है, वैसा वाला तो आपको नहीं मिलने वाला। और अगर आप BPSC दे रहे हैं तो फिर तो ये वंस इन ए लाइफ टाइम वाली अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद है फ्रेंच। अब ये आपका कंपनी स्टैब्लिश का मतलब कब कब हुई है, 1505, 1602, 1600, 1616, 1664। फ्रेंच सबसे बाद में। फ्रेंच के बारे में क्या अच्छी चीज है, अच्छी है बुरी, सबसे लास्ट में आए और सबसे लास्ट में गए, सबसे लास्ट में गए। ठीक। प्रोमिनेंट इन्वायरमेंटल पर्सनैलिटीज, प्रोमिनेंट इन्वायरमेंटल पर्सनैलिटीज। ऐसे तो देखिए हर चीज़ आपको बड़ी ही अच्छी लगेगी, लेकिन चीज़ों को पढ़ते हैं और फिर ये समझते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा न्यूज़ में रही है। तो अगर मैं इसमें से कहूँगा सबसे ज़्यादा वो इजी भी है, MS स्वामीनाथन, क्योंकि हाल फिलहाल इनको भारत रत्न दिया गया था। रविंद्र कुमार सिन्हा, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। अब जो ना डॉल्फिन का इंडिया में बड़ा ही, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, एक तो ये है कि इंडिया में डॉल्फिन कौन कौन सी पाई जाती हैं, डॉल्फिन से देखते हैं। एक तो है गेंजेटिक डॉल्फिन, एक है आपके चिल्का इरावड्डी डॉल्फिन जो चिल्का लेक में पाई जाती है, एक है आपका जो पंजाब वाला एरिया या फिर जो इंडस में पाई जाती है। और जो गेंजेटिक डॉल्फिन है जो गंगा में पाई जाती है उसको बोलते हैं सूसू। ये सूसू की आवाज करके चलती है, ठीक है। और ये अंधी होती है, और ये किससे चलती है, तो सोनार
साउंड वेव के थ्रू ये चलती है, सोनार टेक्नोलॉजी इसको कहा जाता है, उसमें भी यही यूज होती है। और ये अंधी होती है और ये मैमल है, और साथ ही साथ क्या है, ये एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया भी है। और इसके लिए एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है, कहाँ, भागलपुर में बनाई गई है। अब डॉक्टर रामदेव मिश्रा, भारत में पारिस्थितिकी के जनक, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, रामदेव मिश्रा। नॉर्मन बोरलो जो है, नॉर्मन बोरलो विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। डॉक्टर सलीम अली, प्रसिद्ध पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ, यानी कि चिड़ियों से फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट वो होता है जो चिड़ियों पर स्टडी करते हैं। और मैंने आप लोगों से पूछा भी था, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है, वो है आपका जम्मू कश्मीर में। कुछ लोगों ने पता नहीं कहाँ कहाँ नाम दिया था। भाई देखिए, ऐसे कुछ भी नाम देने से बेहतर है कि थोड़ा सा चेक कर ले। तो फेमस ऑर्थोनोलॉजिस्ट ये जो है आप सलीम अली, कश्मीर में। सुंदरलाल बहुगुणा, ये चिपको मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। और पांडुरंग हेगड़े, ये है एपिको मूवमेंट से। चिपको आपका हुआ था जो आज का टाइम है उत्तराखंड, वहाँ। एपिको हुआ आपका कर्नाटका में। एम एस स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन और मिल्क रेवोल्यूशन। बाबा आमटे, बाबा आमटे जो है ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। मेधा पाटेकर भी नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ईपी ओडम, फादर ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइंस। अगर आपको और भी कोई चीज़ याद करनी है इसमें तो ये याद होना चाहिए, बाकी और आपने बहुत पढ़ा हुआ है। रिचर्ड सेंट बार बेकर, ही इज कॉल्ड द ट्री मैन। कैलाश संखला, ही इज नोन एज टाइगर मैन ऑफ इंडिया। कैलाश संखला, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। इसी तरह से हमने ऊपर पढ़ा था वाटर मैन ऑफ इंडिया। तो देखिए बच्चों, एक चीज़ और है, चीज़ें मैं भी मानता हूँ कि एक बच्चों में ये होता है, क्यूरियोसिटी होती है कि भाई जल्द से जल्द ये चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका डेली का अपना शेड्यूल है, जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं, आप वो पढ़ते रहिए। थोड़ा सा टाइम हमें दे दीजिए, और वो जो थोड़ा सा टाइम है वो है हमारी क्विक रिवीजन सीरीज़ के लिए। तो आप जो है ना, ऐसा नहीं करिए, बिल्कुल भी देखिए ऐसा नहीं कीजिए कि आप टोटली डिपेंड हो जाए हमारी इस वीडियो पर। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप टोटली डिपेंड हो जाएं इस पर, एक सोर्स पर। आपकी जो अपनी सोर्स है, आपका जो अपना रिवीजन है वो कीजिए। हम जो आपकी मदद कर सकते हैं वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं इसे नहीं कराऊंगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मैं करा रहा हूँ। आप जो है अपने दिन का कुछ टाइम हमें दे दीजिए, उसमें आपकी एक ये वीडियो हो जाएगी। बहुत ज़्यादा भागकर जल्दबाजी करके भी कोई फायदा है नहीं। देखिए, सिर्फ पेज देखना ही काम नहीं होता है, पेज को पढ़ना, समझना, उसे याद करना और उसे एग्जाम में इस्तेमाल करना। इस्तेमाल आप तभी कर पाएंगे जब चीज़ों को सही से समझे हुए होंगे। अदरवाइज इस छोटी सी डॉक्यूमेंट में इतने फैक्ट्स हैं कि अगर फैक्ट्स रटने बैठे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो चीज़ों को कहानी के तौर पर ही समझिए आप लोग। ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, कुछ कुछ कहानी सुना करिए या कुछ डिस्कशन, वो उसके पीछे एक वजह होती है बेटा। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये क्या है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि ऐसा डेवलपमेंट जो आज की ज़रूरतों को पूरा करे लेकिन जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है उनका भी ख्याल रखे। ये जो टर्म है ना, इट वॉज गिवन बाय ब्रंटलैंड कमीशन जो थी, ब्रंटलैंड कमीशन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1987 में अपनी उनकी एक रिपोर्ट थी, आर कॉमन फ्यूचर, उसमें सतत विकास को दिया गया था। इको मार्क जो है, इको मार्क ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 1991 से दिया जाता है। और ये इको मार्क उसको दिया जाता है जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं। एक है आपका एग मार्क, ये ऑफर्ड ऑन एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट, ये इसके लिए है। इको मार्क इको फ्रेंडली, एग मार्क आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स पर। ग्रीन वॉश जो है, आज के टाइम में ये ग्रीन वॉश बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये टर्म ये पूछा जा सकता है, इसको आपको समझना है। देखिए ग्रीन वॉश क्या है ना, धोखा है, धोखाधड़ी है, झूठ है, ये है ग्रीन वॉश। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए ग्रीन वॉश पर, मैं ऑप्शन दे दूं ऐसी, मतलब कुछ बड़े प्यारे प्यारे से अल्फाज में इसमें यूज़ कर दूं तो आप वहां कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ग्रीन वॉश जो है वो खता, ये है बेसिकली आंखों में धूल झोंकना। आप बोल कुछ हो रहे हैं कि हम इतना जो है क्लाइमेट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन असलियत जो है आपकी वो कुछ और है। तो ये है आपका ग्रीन वॉश, मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। जैसे कि एक बड़ा फेमस केस भी हुआ था,
फॉक्सवैगन केस, फॉक्सवैगन अमेरिका की एक कंपनी है और उसने क्या कहा था कि हम क्लाइमेट चेंज मतलब क्लाइमेट के हिसाब से जो है, इन्वायरमेंट के हिसाब से ये गाड़ी पोल्यूशन को डिज़ाइन किया गया उस गाड़ी को कि ये बहुत कम पोल्यूशन, लेकिन पाया ये गया असल में पोल्यूशन वो ज़्यादा छोड़ रही थी, रीडिंग कम नोट कर रही थी। तो उसके ऊपर फिर बहुत बड़ी फाइन भी लगा था जो फॉक्सवैगन कंपनी है उसके ऊपर। हैबिटाट जो है ये एक स्पेशल प्लेस होता है, आवास, जहाँ पर प्लांट, एनिमल और अदर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, मतलब जहाँ पर्टिकुलर रहने की जगह है वो है हैबिटाट का ही जो एक पर्टिकुलर टर्म है वो हो जाता है इकोलॉजिकल नीश। नीश भी बहुत बार पूछा जाता है, नीश की स्पेलिंग है NICHE। नीश जो है ये बिल्कुल वो जगह है जहाँ सिर्फ और सिर्फ एक स्पीसीज रह सकती है, अगर कोई दूसरी आएगी यहाँ पर तो फिर हो जाएगी लड़ाई। इन्वायरमेंटल टर्मिनोलॉजी, पिछली बार ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, लैंटिक एंड लॉटिक। नीश, नीश जैसे मैंने अभी बताया फंक्शनल रोल और प्लेड बाय इकोसिस्टम, इट कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय ग्रिनेल्स, इकोसिस्टम कैरिंग कैपेसिटी। अब देखिए यहाँ समझिए लैंटिक और लॉटिक। अब क्या है ना, जो वाटर है, वाटर इकोसिस्टम जो है, वाटर एक तो हो गया स्टैटिक, एक हो गया आपका फ्लोइंग, या डायनामिक बोल दीजिए या मूविंग बोल दीजिए। जो स्टैटिक है वो है आपका लैंटिक। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, जैसे कि पॉन्ड हो गया, वेटलैंड लेक हो गया, ये आपके हो गए लैंटिक। जो लॉटिक है, लॉटिक वो है जो फ्लोइंग है, और जैसे कि आपका रिवर हो गया, आपका वाटरफॉल हो गया, ये आपका इस टाइप से आपका ये हो गया। नीश जो है हिंदी में नीचे, ये मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकता इसे कि ये सही लिखा है गलत लिखा है, मेरे हिसाब से तो ये नीश है, नीश पढ़ते हैं इसको। तो इसमें क्या है, इसे किसी जीव द्वारा अपने पारिस्थितिकी तंत्र में निभाई जाने वाली कार्यात्मक भूमि के रूप में परिभाषित किया जाता है, और इसको ग्रीनेल्स ने दिया था। इट इज डिफाइंड एज द फंक्शनल रोल ऑर्गेनिज्म प्ले इन इट्स इकोसिस्टम। एक इसको जो ना फंक्शन यूनिट भी बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि नीश जो है ना एक स्पीसीज का स्पेशल होता है, अगर उसमें कुछ डिस्टरबेंस होगा तो वहां से उस स्पीसीज के खत्म होने के चांसेस हो जाते हैं। इकोलॉजिकल नीश, नीश कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय ग्रिनेल्स। एक है इकोसिस्टम, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट, एक ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी, उनके बीच में इंटरेक्शन एंड उनका इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज इकोसिस्टम। कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, देखिए ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, द टर्म वाज यूज्ड बाय एजी टेंसले। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इकोसिस्टम जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था। एक है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी ये है, जैसे बस है, बस की क्या कैपेसिटी है भैया, 60 लोग बैठ सकते हैं। अब 60 से ऊपर बिठाओगे तो दिक्कत होगी, तो उसी तरह से मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज ऑफ ए बायोलॉजिकल स्पीसीज दैट कैन बी सस्टेन्ड बाय दैट स्पेसिफिक एनवायरनमेंट इज नोन एज कैरिंग कैपेसिटी। आज के टाइम में जो कहा जाता है कि हिमालयाज की जो कैरिंग कैपेसिटी है ना, उससे हम ओवर यूज कर रहे हैं उसको। जिस तरह से जो टूरिस्ट जाते हैं ना वहां पर, वो कैरिंग कैपेसिटी से वो ब्रीच कर चुके हैं, इसीलिए वहां पे बार बार आप देखते हैं जो डिजास्टर्स हो रहे हैं। कैरिंग कैपेसिटी, वहन क्षमता, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है, तो वो कैरिंग कैपेसिटी होती है। एक होता है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, जैव आवर्धन। एक होता है बायोमैग्निफिकेशन और एक होता है बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, अब क्या है, ट्रॉपिक लेवल होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और ये टर्शरी। अब अगर किसी की क्वांटिटी यहीं पे बढ़ रही है तो ये क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट, और किसी की क्वांटिटी यहां से यहां जाकर बढ़ रही है, एक लेवल से ऊपर लेवल पे जाकर यहां बढ़ रही है, दिस इज नोन एज मैग्निफिकेशन। दिस इज बायो मैग्निफिकेशन, दिस इज बायो एक्यूमुलेशन। जो उसी लेवल पर हो दैट इज एक्यूमुलेशन, जो नेक्स्ट लेवल पर हो बायो मैग्निफिकेशन। तो ये चीज हो गई। अब हम देखते हैं कुछ अपने आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस रिलेटेड टू लैंग्वेज। एक बार बस मैं टाइम देख लेता हूँ, 58 मिनट्स कितना हो गया, 58
8.3 ठीक है, थोड़ा सा और कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू द लैंग्वेज, आर्टिकल 343 जो है संघ की राजभाषा के बारे में है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी एंड देवनागरी। तो संघ की जो राजभाषा है उसके बारे में कौन सा आर्टिकल कहता है? 343। और उसने राजभाषा किसको माना है? हिंदी को, जो देवनागरी लिपि में लिखी है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ये हो गया आपका ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। अब जो आर्टिकल 44 है, 344 है, कमीशन एंड कमिटी ऑफ पार्लियामेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है 343। और उसके बाद है 351। 351 क्या है? डायरेक्टिव्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, डायरेक्टिव्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। एक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि डायरेक्टिव्स जो है वो डीपीएसपी में है, लेकिन कुछ डायरेक्टिव्स जो है वो डीपीएसपी के भी बाहर हैं। जैसे कि एक तो ये हो गया, एक इसी तरह से एससी एसटी से रिलेटेड शायद आर्टिकल 338 है, वहां पर भी डायरेक्टिव्स हैं उनके डेवलपमेंट को रिगार्डिंग। तो ये आपका हो गया 351 अनुच्छेद, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जो हैं डायरेक्टिव्स इसमें दिए जाते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में सहित 22 आधिकारिक भाषाएं। और जो 350(1) है, 350(1) क्या है? प्रोविजन फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन इन मदर टंग लैंग्वेज एट द प्राइमरी स्टेज। 351(a) क्या है? 350(a) जो मदर लैंग्वेज है ना उसमें पढ़ाई की बात है। इसी चीज को इंप्लीमेंट करा है किसने? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब अगर यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि जो प्राइमरी लेवल एजुकेशन है वो मदर टंग में पढ़ाई जाएगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से ड्राइव करती है? तो वो किस आर्टिकल से ड्राइव करती है? वो 350(a) से है, अनुच्छेद 350(a). तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। 350(a) एंड 350(b। अब देखिए 350(a) में तो डायरेक्शन दी गई, अब उस डायरेक्शन को कोई तो इंप्लीमेंट करेगा ना, ऐसे थोड़ी ना हवाबाजी चल रही है। भाई आप कह दो हाँ भाई काम होना चाहिए, लेकिन काम के लिए कोई आदमी भी तो होना चाहिए। तो वो है 350(b) में प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। ये हो गया इसमें। स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स 2022 रिपोर्ट रिलीज इन 2024। लेपर्ड जो है तेंदुए, इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं करंट अफेयर में, लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं। ये जो रिपोर्ट लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और इसने बताया है कि तेंदुओं की जो संख्या है वो यहाँ पर बढ़ी है, जो पॉपुलेशन है वो 12,852 से बढ़कर हो गई है 13,874। और इसमें जो है जो कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि ये अब से पहले एक बार टाइगर के बारे में पूछा गया था, उससे पहले एक बार एलिफेंट के बारे में पूछा गया था कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा एलिफेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए किस स्टेट में सबसे ज्यादा तेंदुए हैं, लेपर्ड्स हैं, तो वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 3,000 कहाँ गया भाई? 3,907। सर्वाधिक तेंदुओं का राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। MMK मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ये है आपका सबसे ज्यादा। सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर। इसी तरह से पूछा जाता है सर्वाधिक जो टाइगर्स हैं वो किस में है? वो है जिम कॉर्बेट में। तेंदुओं की उच्चतम घनत्व वाला डेंसिटी वाला घनत्व वाला टाइगर रिजर्व ये है सरिस्का टाइगर रिजर्व। और इस तरह से देखिए आपको क्या देखा, सबसे ज्यादा किस स्टेट में है, फिर सबसे ज्यादा किस नेशनल टाइगर मतलब जो आपका टाइगर रिजर्व है उसमें है, और फिर सबसे ज्यादा डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी होता है कि नंबर पर स्क्वायर किलोमीटर, तो वो है आपका सरिस्का में। और जो एक और चीज है नागार्जुन सागर के बारे में, ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इंडिया में अभी टाइगर रिजर्व कितने हैं? लेटेस्ट है 56वां कहाँ है? गुरु घासीदास कहाँ, जो कि है आपका छत्तीसगढ़ में। ये था आपका इसके बारे में। अब आपसे अगर ये पूछने लगे कि भाई ये नंबर आप याद करेंगे, इतना ज़्यादा मैं आपसे नहीं कहूँगा, ये ज़्यादती होगी। फिर आप कहेंगे कि सर तो हर चीज़, मतलब सर नहीं, ये तो हर चीज़ के लिए कहते हैं, वो चीज़ भी ठीक नहीं है। देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, हो जाए
ऐसे अंदाजा लगा सकते हो ये मध्य प्रदेश में इतने हैं जितने बाकी सब में मिला, मतलब 2 स्टेट से पिछले से डबल हैं उसमें, तो इस तरह से आप कर सकते हो। उत्तर प्रदेश में 371 हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट, 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं फिर आज का सेशन खत्म करते हैं। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट के जो इस्टेब्लिशमेंट है वो है आर्टिकल 124 में। कौन सा? 124, ये याद होना चाहिए 124। और फिर अब ऐसा नहीं सैलरीज ऑफ जजेस भी पूछ ले, ऐसे तो भाई मैं कह दूं आपसे कि पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल यूज कर लीजिए, वो नहीं होगा, ना ही वो पॉसिबल है। आपका एस्टेब्लिशमेंट हो गया 124 के तहत। अब एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है, वो है एक तो एक्टिंग जज है, एक है एडहॉक जज। हिंदी में क्या कहते हैं? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और तदर्थ न्यायाधीश। ये आपको याद होना चाहिए। 126 में तो है एक्टिंग चीफ जस्टिस और 127 में है आपका एडहॉक जजेस। एक्टिंग और एडहॉक जजेस। अब देखिए चीफ जस्टिस क्या है, चीफ जस्टिस की पोजीशन खाली है तो जो सीनियर मोस्ट मेंबर है वो वहां पर आएंगे। ये टेम्पररी के लिए मैकेनिज्म है, टेम्पररी के तौर पर वो ऊपर जाएंगे और अगर ऊपर चीफ जस्टिस फिर आ जाते हैं तो वो नीचे आ जाएंगे। ये है एक्टिंग। और जो एडहॉक है, एडहॉक में ऐसा है कि भैया काम ज्यादा बढ़ गया है, इवन जैसे किसी रिटायर जज को वापस बुला लिया एडहॉक बेसिस पर कि आप काम कर लीजिए। तो ये हो गया आपका एडहॉक जजेस 127। और हाँ देखिए प्रेजेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट द सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 129। ये जो है 129 कहता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ये किस आर्टिकल के तहत है? 129 के तहत। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है ना, इसकी 2 कंडीशन होती हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की 2 कंडीशन होती है कि इनका जो जजमेंट है वो एविडेंस के तौर पर यूज हो पूरे इंडिया में। जजमेंट एज एविडेंस, जजमेंट एज एविडेंस, एविडेंस या रेफरेंस के तौर पर इनका जजमेंट यूज हो। दूसरा क्या है, इनके पास पावर है, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। अगर कंटेम्प्ट हुआ है कोर्ट का तो इनके पास पावर है उसको पनिश करने की। तो इसके बेस पर जो है ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, यही 2 कोर्ट हैं जो कि हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अगर लेकिन ये चाहें तो ये पावर को डेलीगेट भी कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी कि आप भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बन जाइए, लेकिन वो नहीं किया गया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जितने भी हैं वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में आते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की 2 कंडीशन है, जजमेंट एज एविडेंस और फिर एक है पावर ऑफ टू पनिश इन केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये किस में है? 129 में है। 136 में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये उच्चतम न्यायालय की अपील के लिए विशेष अवकाश, स्पेशल लीव पिटिशन। स्पेशल लीव पिटिशन जो है ये एक इंसान का हक नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो दे दे, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ना दे। तो ये इट्स अ प्रोरोगेटिव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इट इज नॉट द राइट ऑफ अ इंडियन सिटीजन। इंडियन कोई भी सिटीजन से जाके ये नहीं कह सकता कि मुझे इसके तहत सुनवाई चाहिए, वो नहीं होगी। ये कोर्ट का प्रोरोगेटिव है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का। 137 जो है रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। और 141 क्या है? डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट। ये ऑब्वियसली ये बात तो है 141 में है कि बाइंडिंग हो, और 143 में है कि प्रेसिडेंट मतलब सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगेगा। तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो है वो 143 से आता है। तो ये थी आज की कहानी। अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कौन सा? 124। हाई कोर्ट कौन सा? 214। हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। मैंने अभी बताया कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है, वहां आपको ये बताया 215 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, 226 पावर ऑफ रिट्स, पावर ऑफ हाई कोर्ट। एक क्या होता है ना, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा, उस उल्लंघन के लिए हम जाएंगे हायर कोर्ट्स में। हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हम डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट 226 के तहत कुछ स्पेशल ऑर्डर देगा, उस स्पेशल ऑर्डर का नाम है रिट्स, ये देगा 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट देगा 32 आर्टिकल के तहत, यानी कि 32 के तहत रिट्स देगा।
एक और चीज है, यहीं पे पॉइंट बता दे रहा हूं, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है लेकिन उसकी रिट्स लिमिटेड है, हाई कोर्ट छोटा है निचले लेवल पर है लेकिन उसकी रिट्स वाइडर है, रिट्स जुरिडिक्शन वाइडर है आपका किसका, हाई कोर्ट का। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये आर्टिकल इसमें है। अगर मैं चाहूँ देखूं तो इसको अगर आप लोग परमिशन दें तो एक दो चीज ये और देख लेते हैं। ये वैसे बिल्कुल ही इसमें से एक दो चीजें पूछी जाती है। गवर्नर जो है, गवर्नर ऑफ स्टेट, वो 153 में है, और 154 क्या बताता है, 154 बताता है राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट है, वो किस में है, वो गवर्नर के अंडर है। और एक जो यहाँ पिछले कुछ टाइम पहले क्वेश्चन पूछा गया था, पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन, 171 बहुत इंपॉर्टेंट है, और 163 जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस दी गवर्नर। आप जो ना मेरे हिसाब से इसको एक बार देख लीजिए। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है 154 आपका टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, फॉर द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर नहीं, ओथ एंड अफर्मेशन बाय गवर्नर, डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन द कंटीजेंसी, आर्टिकल गवर्नर टू ग्रांट पार्डन 171, 172, 163, 162, 163, और प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर ये नहीं, 161, 62, 63, ये आप चीज़ें याद रखेंगे। फैक्ट्स रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज, भाई जब ये है तो इसको भी देख लेते हैं। पॉलिटी वाली चीज़ हमसे दरअसल छोड़ी नहीं जाती, पता नहीं क्यों हमारा इससे इतना ज़्यादा अटैचमेंट है। फैक्ट्स रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य सोवियत संघ से। देखिए मूल कर्तव्य जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, अब ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ आपके पास राइट्स ही हो, आपकी कुछ जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। जो है आपके कर्तव्य, मूल कर्तव्य, ये सोवरेन सिंह कमेटी की को गठित किया गया, उसके रिकमेंडेशन के बेस पे 42वें कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1976 में, उसमें इनको ऐड किया गया। 10 की गई थी, फिर बाद में 86 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 86 2002 में, उसमें 11वीं ऐड की गई थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। 10 ऐड की गई थी किसमें, अंडर 51A में, और टोटल 10 थी, फिर बाद में वो 11 हो गई। 11 जो ऐड हुई वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हुई थी। और जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके बारे में क्या खासियत है, इसने फंडामेंटल राइट भी चेंज किए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज भी चेंज की थी, और DPSP भी चेंज किया था, मेजर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैं अब कोशिश करता हूँ भाई, देखिए इसको आज यहीं रोकते हैं, इतना ही, बाकी का हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब जो है अब फिर वही चीज़ एक लास्ट में, परेशान नहीं होइए, है ना, परेशान होकर चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, टेंशन नहीं लीजिए। आप अपने ये सोचिए भाई 23 घंटे आपके, 1 घंटा हमारा, 23 घंटे आप जो पढ़ रहे हैं आप वो पढ़िए, 1 घंटा आप हमारे इस वीडियो को देखिए। PDF आपके सामने है, PDF आपने प्रिंट आउट कर ली हो तो उसको सामने रखिए, अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए, कुछ लिखना है तो वो लिखिए। और फिलहाल इतना ही, बाकी आप हमारे जो 25 दिन का एक्सप्रेस बैच है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़, हमारी प्रहार मैगजीन जो करंट अफेयर है हिंदी में ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है, इंग्लिश में मेरे ख्याल से जब तक ये वीडियो आपके सामने अपलोड होगी तब तक वो इंग्लिश में भी अवेलेबल हो चुकी होगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर। कमेंट जरूर कीजिएगा, जो जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कोशिश कीजिए कि बता दें आप उन्हें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।